कैसे हो सबके सब? पहले तो बताओ। बढ़िया। पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है? SST ये सभी है ना? सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे हम लोग। क्या पढ़ रहे थे? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता किसने रखा? किसने रखा? जॉन मार्शल ने। ठीक है। कौन से अखबार? कौन से अखबार? लंदन वीकली में। कौन से साल में? 1924 में। शाबाश। अगर हम बात करें तो जॉन मार्शल के अनुसार, जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या है? गलत। 3250 से 2750। ठीक है। अगर मैं व्हीलर की पूछूं तो व्हीलर, हाँ, व्हीलर के अनुसार कालक्रम आप बताओ। फिर क्या फायदा? आप बताओ, फिर फायदा क्या हुआ तुम्हारे पढ़ने का? कथा सुनने बैठे हो आप लोग। NCERT के अनुसार पन्ना क्यों देख रहे हो उसका यार? टीपने की जरूरत कहाँ है? मैं कोई आपको प्रमाण पत्र थोड़ी दूंगा तुरंत ही, और मेरे प्रमाण पत्र से आपकी नौकरी भी नहीं लगनी। आपको याद है व्हीलर है 2500 से, NCERT है 2500 से 1800 है ना? वेरी गुड। और रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार, रेडियो कार्बन पद्धति ना, देखो इस तरह तो काम चलेगा नहीं आपका, ये ध्यान रखना। जो भी बताया जा रहा है ना वो सफिशिएंट बताया जा रहा है। वापिस ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दीजिए। अब वापिस पहली बात तो ये पक्की बात याद रखो, आप अगर सबकी नौकरी लग जाती है तो हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप में से एक की भी न लगे ना तो हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो सीधी सीधी ये सुन लीजिए आप। ठीक है। दूसरी बात, पढ़ना आपको पड़ेगा, याद करना आपको पड़ेगा। कोचिंग क्या कर सकती है? आपको समझा सकती है, और हाथों हाथ आपको याद भी करा सकती है। लंबे समय तक याद रखना आपकी ड्यूटी है। रह जाओगे, ध्यान रखना। पिछली बार भी लगभग 5 लाख स्टूडेंट रीट में फेल हो गए थे पात्रता परीक्षा में। कहीं दीन के ही नहीं रहोगे, क्या फायदा? तो अब समय कम है तो साथ की साथ याद करेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता पढ़ रहे थे? बोलेंगे सबके सब, आलस नहीं करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता आज से हजारों साल पहले इस धरती पर जिस तरह से हम लोग रह रहे हैं ना, वैसे ही एक दुनिया रहती थी इस धरती पर। ठीक है। वो दुनिया लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, कितना वर्ग किलोमीटर? 13 लाख। वैसे मैंने आपको बताया था 12,99,960, लेकिन मैंने लिखवाया इसको लगभग 13 लाख, क्योंकि इसमें बढ़ोतरी की संभावना है। भाई जैसे कोई आदमी खेत में अपनी नींव खोद रहा है, खेत में कोई गड्ढा खोद रहा है, और वहां से मान लो कोई नगर या कोई ईंटों के अवशेष मिल जाए, तो इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है इस क्षेत्रफल में। इसलिए जब भी परीक्षा एजेंसी पूछती है तो क्या पूछती है? लगभग 13 लाख। ठीक है। एक बड़ी एक दुनिया बसती थी इस जगह पर जहां आज हम लोग रह रहे हैं। ठीक है। खुदाई के अंतर्गत कई जगह उस सभ्यता के क्या मिले? अवशेष मिले। जहां जहां भी उस सभ्यता के अवशेष मिले उन्हें कहा जाता है सभ्यता स्थल। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सभ्यता स्थल। अब सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे सभ्यताएं राजस्थान में बहुत सारी है। बैराठ भी एक सभ्यता है, अगर आपने नाम सुना हो तो। गणेश्वर भी एक सभ्यता है। आपके सिलेबस की बता रहा हूं मैं सारी सभ्यताएं। आहड़ भी सभ्यता है और बालाथल भी सभ्यता है। ये वो जगह है जहां से
सभ्यताओं के क्या मिले? अवशेष। लेकिन कालीबंगा कोई सिंधु घाटी सभ्यता का अंग क्यों माना जाता है? बताइए आप। क्या मिले? बात तो ये हो रही है। आप हाँ हाँ, ये बात तो आपकी जच गई। देखो ध्यान से सुनो, जगह जगह सभ्यताएं, राजस्थान में 125 सभ्यता स्थल है जिन्हें चिन्हित किया जा चुका है या जिनका उत्खनन हो चुका है। 25 सभ्यता स्थल तो राजस्थान के ऐसे हैं जिनका पूर्णतः उत्खनन हो चुका है। क्या हो चुका है? पूर्णतः उत्खनन 25 का। यूं 125 है टोटल हमारे राजस्थान में, लेकिन उनमें से कालीबंगा को ही सिंधु सभ्यता का अंग इसलिए माना जाता है, इस चीज के लिए उत्तरदायी है कालीबंगा का नगर नियोजन। क्या है उत्तरदायी? क्या है उत्तरदायी? नगर नियोजन। भाई वे आदमी तो है ही नहीं ना जो कह दे कि हम और ये सब एक ही हैं। वहां तो कुछ नहीं मिला। जो कुछ मिला वो क्या मिला? उनके मकानों के अवशेष। क्या मिले? उनके मकानों के अवशेष। बाकी सब चीज तो एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार मिली है। जैसे पूरी सभ्यता में सुई मिली है लोथल से। कहां से मिली है? लोथल से। सरसों राजस्थान और बनावली से मिली है। बनावली में तिल भी मिले हैं। क्या मिले हैं? तिल। और उन्नत किस्म के जौ कहां से प्राप्त हुए? बनावली से। ध्यान रखना। वैसे इनको हम एक बार फिर पढ़ेंगे, जब सभ्यता स्थल पढ़ेंगे, उत्खननकर्ता पढ़ेंगे, प्राप्त साक्ष्य पढ़ेंगे, तो वहां एक बार दोहराएंगे। मैं ये चाह रहा था ये चीजें आप यहीं सीख लो, और यही सबसे अच्छा तरीका है इन चीजों को याद करने का। सभ्यता, उत्खननकर्ता, प्राप्त साक्ष्य, फिर वो इतने खिचड़ी हो जाते हैं कि आदमी याद नहीं कर पाता, कंफ्यूज बना रहता है वो कि यार वो कहां मिला, वो कहां मिला, वो कहां मिला। इन माध्यमों से हम क्या इनको सरलता से याद कर सकते हैं, इंटरेस्टफुल तरीके से। इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा था, ये याद किया करो भैया। ठीक है, हम तो हमारा काम कर जाएंगे, डोंट वेरी, हमारे काम की चिंता मत करना आप कभी भी। आपका कोर्स करा देंगे आपका परीक्षा से पहले आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यानी हमारा काम बखूबी कराएंगे और आपको याद भी कराएंगे पर डे। लेकिन लंबे समय तक याद करने की ड्यूटी किनकी है? तुम्हारी है। ये ध्यान रखना, लास्ट कभी भी पूछ सकता हूं मैं, ये ध्यान रखना। कालीबंगा का नगर नियोजन और सिंधु घाटी सभ्यता के प्राप्त नगरों का नगर नियोजन समान है। क्या है? समान। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर मिले वो कितने टीलों के नीचे मिले? बताइए। 2। शाबाश। एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। एक तो शुरू शुरू में यही संरचना मिली। सबसे पहले तो यही देखा 2 टीले पास पास। हड़प्पा में भी 2 टीले पास पास थे, मोहनजोदड़ो में भी। ठीक है, फिर मैंने अपवाद भी लिखवाए जिनमें चनूदड़ो, कालीबंगा, लोथल, है ना, धोलावीरा, ये मैंने अपवाद भी लिखवाए थे, वो आपको याद रखने थे। मुख्यतः जो बात थी ना वो 2 टीले। तो कालीबंगा से भी क्या मिल गया? 2 टीला। आहड़ से नहीं मिले 2 टीले, गणेश्वर से नहीं मिले 2 टीले, नहीं तो उनको भी मानने की कोशिश करते, फिर भीतर खोद के देखते। ये तो एक पैमाना है, कितने टीले? 2। ठीक है, जब इन नगरों को खोदा गया तो नगर बीचों बीच में बटा हुआ था एक सड़क से। किससे बटा हुआ था? सड़क से। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर थे ना, उनके बीचम बीच में से एक सड़क निकलती थी पूर्व से पश्चिम, ऐसे काटती हुई। कैसे काटती थी? पूर्व से पश्चिम। फिर ये सड़क जहां भी दूसरी सड़क छटती, उसके सामने भी एक दूसरी सड़क होती।
इनके बीच में कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री का कोण। तो कालीबंगा की जो सड़कें थी ना, वो भी ऐसी के ऐसी मिली। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर मिले, उनमें जो भवन निर्माण हुआ ना, वो पक्की ईंटों से हुआ। ईंटों का प्रयोग। काहे का प्रयोग? ईंटों का। यूं तो कच्ची और पक्की दोनों ही ईंट मिली है यहां से, कालीबंगा से। मुख्यतः चबूतरे, परकोटे के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। स्नानागार, नालियां, कुएं, इनमें होता था पक्की ईंटों का प्रयोग। ठीक है, इस तरह से ईंट। तो ईंटों का प्रयोग, ध्यान रखना, एक एक चीज गिना रहा हूं वापिस। एक तो भवन निर्माण में ईंटों का प्रयोग, दूसरा टीले दो भागों में विभक्त होना, तीसरा सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई। भाई रास्ते से शुरू से रहे हैं, रास्ते तो क्या रहे हैं, शुरू से रहे हैं, पगडंडी वगैरह। यहां कुछ स्पेशल देखा लोगों ने। क्या देखा? सड़कें हैं और सड़क भी एक दूसरे को क्या कर रही है, समकोण पे काट रही है, यानी सीधी सट। अगर हवा इधर से भी चले तो गंदगी को बाहर ले जाए, और इधर से भी चले तो गंदगी को उड़ा कर ले जाए। जो भी पत्ते वगैरह बिखरते होंगे ना, उस समय की जो भी डस्ट होती होगी, उस सबको उड़ा के ले जाती थी आंधी। रुकता नहीं था एक जगह पे कचरा कहीं पर भी। इस तरह की जो संरचना मिली है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता की क्या है, प्रमुख नगर नियोजनी विशेषता। एक है नालियों का प्रयोग। मल और जल को बहाने के लिए यहां नालियां मिली है। हर मकान में मैंने आपको बताया था अपनी एक रसोई मिली है, और हर मकान में अपना एक स्नानागार मिला है। ठीक है, तो गंदे पानी के लिए नालियों का प्रयोग, ईंटों का मकान भवन निर्माण में ईंटों का प्रयोग, सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई। ये व्यवस्थाएं जहां जहां मिल गई न, उन सबको माना है सिंधु घाटी सभ्यता का अंग। ये मापदंड है, ध्यान रखना। फिर कौन सी चीज कहां मिली वो अलग इशू है। एक जैसा नगर नियोजन। ठीक है, अब हम सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी विशेषता पढ़ रहे थे, देखिए बताओ। लास्ट कौन सी पढ़ी थी अपन ने? व्यापार पढ़ा था, है ना। व्यापार में क्या क्या लिख लिया था अपन ने? है भाई, उद्योग धंधे चल रहे थे व्यापार में। उद्योग धंधों में कितना लिख लिया था? है? बताना क्या लिखा अपन ने? कल नहीं आया था। देखो, हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता में मिले उद्योगों के साक्ष्य। इंडस्ट्रीज पढ़ रहे हैं अपन, वहां की कारखानों के बारे में सीख रहे हैं, ध्यान रखना। तो वापस लिख लीजिए आप। एक तो ध्यान रखना, मिट्टी के बर्तन, किसके बर्तन? मिट्टी के बर्तन बनाने का कारखाना मिला है हड़प्पा से। कहां से मिला है? हड़प्पा से। अगर हम बात करें मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना, ये मिला है चनूदड़ों से। कहां से मिला है? चनूदड़ों से। तो पहली चीज तो क्या सीखी आपने? मिट्टी के बर्तन का जो कारखाना मिला है वो कहां से मिला है? हड़प्पा से। मनके बनाने का कारखाना कहां से मिला है? चनूदड़ों से। लिखो सीप और शंख से वस्तुएं बनाने का कारखाना मिला है लोथल से। इसमें करेक्शन करेंगे आप लोग।
भैया हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, समझ गए आप लोग? उसमें कल कारखाने, इंडस्ट्रीज पढ़ रहे हैं पर उस जगह की। तो पहला तो मैं आपको लिखवा रहा हूं, लिखेंगे आप, मिट्टी के बर्तनों का कारखाना। मिट्टी के बर्तनों का कारखाना। भाई इस टॉपिक की एक विशेष बात यह है कि चलेगा ही फैक्टन पे, जो मिली है ना उससे अंदाजा लगाया है लोगों ने, ठीक है? तो इसमें आपको इस तरह से याद करना पड़ेगा इन चीजों को। मिट्टी के बर्तन बनाने का कारखाना लिखो हड़प्पा। हड़प्पा। मन के बनाने का कारखाना लिखो चनूदड़ो। मन के बनाने का कारखाना लिखिए चनूदड़ो। सीप व शंख, सीप व शंख से निर्मित वस्तुओं का कारखाना लिखो लोथल। लोथल। लिखो काष्ठ उद्योग। काष्ठ उद्योग व चूड़ी बनाने का कारखाना लिखो कालीबंगा। मिट्टी के बर्तन का कारखाना मिला है, भंडार मिला है, कहां से? हड़प्पा से। मन के बनाने के कारखानों के साक्ष्य मिले हैं चनूदड़ों से। सीप और शंख से बनी वस्तुओं के कारखाने कहां से मिले हैं? लोथल से, याद रखना। काष्ठ उद्योग और चूड़ी बनाने का जो व्यापक उद्योग मिला है ना, वो कहां से मिला है? कालीबंगा से। लिखो सूती वस्त्र उद्योग आलिमगीरपुर। आलिमगीरपुर। आलिमगीरपुर जो मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में, मैंने आपको बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम पूर्वी बिंदु। याद है चारों बिंदु? बताओ तो बताओ। उत्तर में मांडा, दक्षिण में दईमाबाद, शाबाश। पश्चिम में बोलो, हैं? सुतकांगेंडोर। पढ़ता नहीं है, वैसे अंदाजे से लगाता है। सुतकांगेंडोर। और पूर्व में क्या है? आलिमगीरपुर। शाबाश। ठीक है। ये कारखानों के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। कहां से मिला है? कहां से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से। याद रह जाएंगी ये चीजें आपको। चलो आगे बढ़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमने पशुपालन पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता में हमने कृषि पढ़ी, सिंधु घाटी सभ्यता में हमने व्यापार पढ़ा, और सिंधु घाटी सभ्यता में अब क्या पढ़ लिया हमने? उद्योग पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए? उद्योग। अब आप लिखो शिल्प कला। शिल्प कला है भाई ना, तो जब भी तो मैंने कहा इसमें करेक्शन कर लेना आप, ठीक है? अब लिखो शिल्प कला। शिल्प कला। शिल्प कला में हम क्या पढ़ेंगे बताओ? उस समय की प्राप्त सुंदर कृतियों को पढ़ेंगे हम शिल्प कला के अंतर्गत। मकान तो जैसे मिले वैसे ही मिले हैं, वो तो अपने क्लियर हो ही गया। अब हर चीज में सुंदर चीजें क्या क्या मिली है उसके बारे में हम बात करेंगे शिल्प कला के उद्देश्य में। जैसे मूर्ति, मोहर, इनके बारे में हम बात करेंगे। किसके अंदर? शिल्प कला के अंदर। इसमें आप लिखो, लिखो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की शिल्प कला
सिंधु घाटी सभ्यता की शिल्पकला का प्रमुख साक्ष्य मोहरे हैं। मोहरे हैं, मोहरे हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था ये मोहर करेंसी नहीं है बल्कि स्टंप है। क्या है? स्टंप। ये ध्यान रखना इस बात को। उभरी हुई या करती है, हो सकता है किसी चीज पर इनकी छाप लगती हो, इस तरह की मोहरें हैं, करेंसी वाइज मोहर नहीं है। शिल्पकला की यानी सबसे सुंदर प्राप्त कृति मानी जाती है मोहरें। क्या मानी जाती है? मोहरें, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। इन मोहरों में 2-3 मोहर आपको याद करनी है। जैसे एक तो हमने पढ़ी थी पशुपति महादेव की मोहर। लिखो, पहला लिखो पशुपति महादेव की मोहर। पशुपति महादेव की मोहर। पशुपति महादेव की मोहर बताओ कहां से मिली? मैंने आपको धार्मिक विशेषता में बताया था, याद हो तो लिखो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में वर्तमान में। अब ध्यान से सुनो और मुझे प्रश्नों के उत्तर देना जो पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो। ये मैंने पशुपति मोहर की बोला, वो बना दी मोहर। मोहर अधिकतर वर्गाकार होती थी। कैसी होती थी? वर्गाकार। मोहरें 2 प्रकार की पाई गई, एक तो अभिलेखीय मोहर और एक अभिलेखीय मोहर। यानी एक मोहर तो ऐसी जिसमें चित्र थे और कई मोहर ऐसी मिली जिनमें साथ में कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, हालांकि अपन उसे पढ़ नहीं पाए। इस मोहर में मैंने आपको बताया था कि एक पद्मासन में योगी बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? एक योगी। उसके सिर पे कितने सींग है बताओ? 3। शाबाश। ठीक है, ये योगी बैठा हुआ है। इस योगी के बाईं ओर बताइए, बताओ मैडम, बाईं ओर भैंसा और गैंडा, और दाईं ओर ये आ चुका है प्रश्न। बावड़ो, तुम इनको हल्के में मत लेना, ये सारे प्रश्न ही पढ़ा रहा हूं मैं आपको। हाथी और बाघ। शेर का तो उल्लेख ही नहीं हुआ, कोई अवशेष ही नहीं मिले। और आगे हैं 2 हिरण। कितने हिरण हैं? 2 हिरण। जब ये मोर मिली ना तो इस मोर को देखकर जॉन मार्शल ने इसका नाम रखा था पशुपति महादेव। क्या रखा था? पशुपति महादेव। तो बताइए पशुपति महादेव की मोर कहां से मिली? मोहनजोदड़ो से। इसमें योगी जो बैठा हुआ है वो कैसे बैठा हुआ है? पद्मासन में। इन बातों के अर्थ निकलते हैं छोटी छोटी बातों को। ये थोड़ी हम खूब सारे भंडार मिला चीजों का। जाने कितने साल तक तो ये ऐसे ही पड़ी रही जमीन पे, फिर धीरे धीरे धूल के कण जमते गए जमते गए जमते गए, आखिरकार ये टीले बन गए इनके ऊपर। क्या बन गए? टीले बन गए इनके ऊपर। तो पब्लिक ने छोड़ी नहीं चीजें, जो कुछ मिला है उसी के आधार पर हमने अंदाजा लगाया है। ये पद्मासन में बैठना भी तो इस बात का प्रदर्शन करता है ये लोग योग वगैरह जानते थे। क्या जानते थे? योग जानते थे ये। अगर साधारण ही बैठा रहता वो ऐसे ही तो अपन ये बात समझ ही नहीं पाते, लेकिन जब पद्मासन में बैठा हुआ देखा तो इसका मतलब इनको मुद्राओं का ज्ञान था। ये आलोम विलोम ये सब किया करते होंगे शायद, तभी तो वो कैसे बैठा हुआ है? पद्मासन में, और ध्यान लगाए हुए बैठा हुआ है। उसके बाईं ओर तो क्या क्या है? भैंसा और गैंडा, और दाईं ओर क्या क्या है? बाघ और हाथी, और सामने 2 हिरण। हिरणों की संख्या कितनी है? 2। और इसे पशुपति महादेव की मोहर किसने कहा है? किसने कहा है? जॉन मार्शल की। लिखें,
पशुपति महादेव की मोहर में आप लिखो मोहनजोदड़ो, लिखो इस मोहर में योगी पद्मासन में लिखो बाईं ओर भैंसा और गैंडा, दाईं ओर लिखो हाथी और बाघ, हाथी और बाघ, सामने लिखो 2 हिरण, हिरणों की संख्या 2, नोट में लिखो इसे पशुपति महादेव जॉन मार्शल ने कहा था, जॉन मार्शल ने कहा था, जॉन मार्शल ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप प्रकृति देवी, ऑब्लिक लगाकर लिखो उर्वरा देवी, उर्वरा देवी की मोहर, उर्वरा देवी की मोहर लिखिए हड़प्पा, हड़प्पा। मैंने आपको बताया था धार्मिक विशेषता में ये बात मैंने आपको बताई थी। मोहरों में 2-4 मोहर आपको याद करनी है, उनमें एक तो सबसे फेमस है पशुपति महादेव की मोहर। दूसरी मोहर कौन सी है? प्रकृति देवी या उर्वरा देवी की मोहर। इस मोहर में क्या है, एक औरत शीर्षासन में यानी उल्टी खड़ी हुई है, नीचे सिर है उसका, पैर है ऊपर की साइड, और उसके गर्भ से एक पेड़, एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। तो उसे आप धरती माता मान लो, चाहे प्रकृति देवी मान लो, या प्रजनन की देवी मान लो, उर्वरा देवी मान लो। एक ऐसी मोहर मिली है, वो कहां से मिली है? कहां से मिली है? हड़प्पा से। लिखो इस मोहर में एक महिला के गर्भ से, एक महिला के गर्भ से पौधा गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है, निकलते हुए दिखाया गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था मोहरों में सबसे ज्यादा मोहर मिली है कोबड़दार बैल की। किसकी मिली है? कोबड़दार बैल। सर्वाधिक किसकी मिली है? कोबड़दार बैल। कोबड़दार बैल के बारे में मैंने आपको बताया था, जो देसी बैल होते हैं ना हमारे, जिनके सिर के ऊपर, वो सॉरी पीठ पे एक ऊंचा सा स्थान रहता है, विदेशी गायों के बछड़ों के वो नहीं होता, इसीलिए उनकी कोई कीमत नहीं होती, उनको छोड़ना ही पड़ता है। क्योंकि वो जो कोबड़ होती है उसी में तो हल फंसता था, हल वगैरह या गाड़ी वगैरह जब लगाते हैं तो वो ही तो चीज रोकती है उसे, ऊंचा सा वो होता है। वो हमारे भारतीय बैल की ही विशेषता है। तो कोबड़दार बैल की सर्वाधिक क्या मिली है? मोहरें। ऐसी मोहरें जिन पर किसका चित्र है बताओ? कोबड़दार बैल। कोबड़दार में बैलों में भी सबसे सुंदर, कोबड़दार बैलों में भी सबसे सुंदर जो मोहर मिली है ना, वो मिली है मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो। सर्वश्रेष्ठ, यूं तो एक तो ये ध्यान रखना सर्वाधिक मोहरें किस पशु की मिली है? कोबड़दार बैल।
इसी से तो अंदाजा लगाया कुबड़दार बैल इनका सबसे प्रिय पशु था। जब मोहरों जैसी चीज में भी वो ही ज्यादा है तो इससे अंदाजा लगा, क्योंकि न तो वहां कोई बैल मिले न कोई उनको पालने वाले मिले जो बताते कि हमारा प्रिय पशु कौन था। तो लेकिन सर्वश्रेष्ठ कुबड़दार बैल की मोहर कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, जिसकी प्रशंसा जॉन मार्शल ने भी की थी। तो आप नेक्स्ट लिखो, पॉइंट लिखो, कुबड़दार बैल, कुबड़दार बैल की मोहरें सर्वाधिक मिली। कुबड़दार बैल की मोहरें सर्वाधिक मिली। लिखो, सब सर्वश्रेष्ठ कुबड़दार बैल की मोहर, सर्वश्रेष्ठ कुबड़दार बैल की मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। ठीक है, एक बात आपको याद रखनी है, एक मोहर ऐसी भी मिली है जिसमें बाज उड़ रहा है। बाज क्या कर रहा है? उड़ रहा है, और उसके पंजों में 2 सांप फंसे हुए हैं। क्या फंसे हुए हैं? 2 सांप। लिखो, लिखो, बाज, नेक्स्ट पॉइंट, लिखो, सांप को, बाज काटो, बाज को काट दो। लिखो, सांप को पंजे में पकड़े हुए बाज की मोहर, पकड़े हुए बाज की मोहर बाज की मोहर, लिखो, हड़प्पा से प्राप्त हुई। हड़प्पा से प्राप्त हुई। मैंने आपको बताया था ज्यादातर जो मिली है ना मोहरें, वो सब अधिकांश तक कैसी मिली है? वर्गाकार। ठीक है, इसमें 2 बातें भी हैं। एक तो बेलनाकार तो मोहर मिली है हमारे कालीबंगा से। कहां से मिली है? कालीबंगा से। कैसी मोहर मिली है बताओ? बेलनाकार। बेलनाकार कहां से मिली? कालीबंगा से। और बटन के आकार की, यानी बटनाकार मोहर मिली है लोथल से। जी, क्या? बटन के आकार की, हाँ, बटन के आकार की बटनाकार। बाकी सब मिली है वर्गाकार। यूं तो वर्गाकार 2 तरह की मिली है, एक तो गुंडीदार जिसको फेरा जा सकता है, उसमें धागा परोया जा सकता है, और एक बिना गुंडीदार। गुंडीदार जो मिली है ना वो तो 1.83 सेमी की मिली है, और जो बिना गुंडीदार मिली है ना 2.8 सेंटीमीटर की मिली है। आपको तो बस इतना ही याद रखना है कि अधिकांशतः जो मोहर मिली है वो कैसी मिली है? वर्गाकार। जो मोहर मिली है ना वो सब मिली है सेल खड़ी पत्थर की। किससे निर्मित मिली है? सेल खड़ी पत्थर की अधिकांशतः। यूं तो कुछ धातु की भी मिली है, जैसे तांबे की मोहर मिली है हमको लोथल से, सोने की मोहर मिली है, एक मोहर मिली है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो यूं तो अलग अलग धातुओं की भी मिली है अपन को, वो अब अलग पढ़ेंगे अपन। लेकिन मुख्यतः जो मोहर बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है? सेल खड़ी। सेल खड़ी पत्थर बोले तो एक मुलायम सा पत्थर होता है जिसको स्लेट पे लिखते थे, उससे टेलकॉम बनता है, जिसका पाउडर बनता है, जिसको पीस कर बनाया जाता है ना, उस पत्थर को कहते हैं सेल खड़ी पत्थर। मुलायम होता है,
ग्रेफाइट की तरह, तो उसमें सरलता से आकृतियां बन जाती है। तो मुख्यतः जो मोहर मिली है वो किसकी मिली है? सेलखड़ी पत्थर की। आकृति मुख्यतः क्या मिली है? वर्गाकार। दो बातें याद रह जाएगी मुख्य मुख्य आपको। लिखो, सिंधु सभ्यता की मोहरें सिंधु सभ्यता की मोहरें मुख्यतः वर्गाकार मिली, मुख्यतः वर्गाकार मिली। लिखो, मिट्टी से निर्मित बेलनाकार मोहर, मिट्टी से निर्मित बेलनाकार, बेलन के आकार की बेलनाकार मोहर कालीबंगा से मिली। कालीबंगा से मिली, जिसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसे मेसोपोटामिया की सभ्यता की मोहर माना जाता है। मोहर माना जाता है। आगे लिखो, फारस की संगमरमर से निर्मित बटनाकार मोहर प्राप्त हुई। बटनाकार मोहर प्राप्त हुई। अब हम बात करते हैं निर्माण से संबंधित। तो आप लिखो, सिंधु सभ्यता की मोहरें मुख्यतः सेलखड़ी पत्थर से निर्मित मिली। आगे लिखो, मुख्यतः तो काहे की बनी हुई है? सेलखड़ी पत्थर की। अब इसमें आप आगे बात करते हैं। लिखो, लोथल है क्या? हाँ, फारस वर्तमान में जो ईरान इराक का जो क्षेत्र है ना, इसे फारस कहा जाता था। पर्सिया भी इसका एक नाम है। यहां पारसी रहा करते थे उस समय, तो इसलिए इसे फारस कहा जाता था। ठीक है। फिर जब इस्लाम धर्म का उदय हुआ तो उन पारसियों को वहां से खदेड़ा गया इस क्षेत्र से। वो जान बचाने के लिए अरब सागर के माध्यम से भारत आए। फिर वो गुजरात और बंबई में वो लोग बसे। फारसियों को हमने शरण दी भारत में। ये जो रतन टाटा मरा है ना, ये फारसी तो था। ये क्या था? ये फारसी। फिर फारसी समुदाय ने यहां मेहनत करी और देखते देखते वो यहां भारत में पूर्णतः ईमानदारी के साथ वो यहां बस गए। ठीक है। तो वो पारसी लोगों के कारण ही उसे पर्सिया या फारस कहा जाता था। तो फारस में उस समय फारस वारस कुछ नहीं था, ये सभ्यताएं थी। ठीक है। उनके समकालिक सभ्यताओं की तो आप क्या लिख रहे थे? फारस, है ना। ठीक है। तो समझ गए कौन से क्षेत्र की। नेक्स्ट लिखो आप, सेलखड़ी की मोहर मुख्यतः मिली है। ठीक है। लिखो, लोथल व
देशलपुर, देशलपुर भी गुजरात में है। जो भी कोई नया आता है ना सभ्यता स्थल तो पूछ लिया करो उसको, क्योंकि ये भी याद रखना है हमको कौन सा सभ्यता स्थल कहां से प्राप्त हुआ। ठीक है, तो आप लिखो लोथल व देशलपुर से तांबे की मोहर, तांबे की मोहर व मोहनजोदड़ो से मोहनजोदड़ो से एक सोने की मोहर, एक सोने की मोहर प्राप्त हुई, प्राप्त हुई। अब देखो ध्यान से सुनो, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरें मिली। क्या मिली? मोहरें। सर्वाधिक मोहर तो मिली है मोहनजोदड़ो से। कभी भी आपसे पूछे ना सर्वाधिक मोहरें कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। और सर्वाधिक अभिलेखीय मोहर मिली है हड़प्पा से। दोनों बातें समझा रहा हूं, दोनों बातों को समझना। एक प्रश्न इस तरह का भी पूछा जाता है, अगर आपसे कॉमन वे में पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह पुरातत्व स्थल जहां से सर्वाधिक मोहरें मिली, तो उत्तर क्या दोगे? मोहनजोदड़ो। ठीक है। अगर आपसे पूछे अभिलेखीय, इसको मैं समझा रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करना। मोहरें जो मिली मुख्यतः वर्गाकार मिली। कैसे मिली? वर्गाकार। मैंने तो थोड़ा सा आयताकार कर दिया, हल्का सा और ऊंचा हो जाता तो मजा आ जाता, पर मान लो वर्गाकार। क्या है? वर्गाकार। जितनी भी मोहरें मिली उनमें सर्वाधिक, कुछ ही तो अपवाद मिली, जैसे मिट्टी से निर्मित कालीबंगा में बेलनाकार मोहर। लोथल और देशलपुर से तांबे की मोहर मिली है, और एक सिंगल मोहर मिली है सोने की। कहां से? कहां से? मोहनजोदड़ो से। ये जो मोहरें मिली मैंने आपको बताया था, इनमें मानव और पशु जैसी आकृतियां इन पर बनी हुई है। जैसे दो मुहा राक्षस की मोहर मिली है मोहनजोदड़ो से एक और। इसी प्रकार चनूदड़ो से मिली है, जिसमें 7 महिलाएं अपने हाथों में ध्वज ले रखा है, एक एक हाथ में, और ध्वज के ऊपर पीपड़ की पत्तियां लगी हुई है। ठीक है, इस तरह की मोहरें मिली। अब तो या तो मानव से संबंधित मिली है या पशु पक्षियों के चित्र मिले हैं। हड़प्पा से एक मोहर ऐसी मिली है जिसमें आधा चेहरा तो आदमी का है, आधा चेहरा बाघ का है। आधा चेहरा तो किसका है? आदमी का, और आधा चेहरा किसका है? बाघ का। आपको यही 2-4 याद करनी है, ध्यान रखना। ठीक है, तो कॉमन बात तो ये हो गई, मानव या पशु के चित्र बने हुए हैं इन मोहरों पर। लेकिन कुछ मोहरें तो ऐसी है जिनमें कुछ लिखा हुआ है। लिखी हुई मोहरें तो कहलाती है क्या? अभिलेखीय मोहर। क्या कहलाती है? अभिलेखीय मोहर। और जिनमें नहीं लिख रखा वो क्या है? सामान्य मोहर मान लो, या अभिलेखीय मोहर कह दो, कुछ भी कह दो। ठीक है, तो दो मोहर दो प्रकार की मिली है, एक तो बिना लेख की और एक अभिलेखीय मोहर। अभिलेखीय मोहर सर्वाधिक मिली है हड़प्पा से। कहां से मिली है? हड़प्पा से। अभिलेख का मतलब आप समझ ही गए, जिस पर लिखा हुआ है वो क्या है? अभिलेख। सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी कुछ लिखा हुआ मिला है ना, वो मोहरों में ही मिला है। किसमें मिला है? मोहरों में। ये प्रश्न आया था रीट में कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र अभिलेखीय साक्ष्य क्या है, तो मोहर। उसमें ऑप्शन थे मृदभांड, शिलालेख, स्तंभलेख, ऐसे लिखे हुए थे उसमें। जो भी कुछ लिखा हुआ मिलता है ना अपन को, वो किन पे मिलता है? मोहरन पे। क्लियर हो गई ये बात सबके? तो बताओ सर्वाधिक मोहरें कहां से मिली? सर्वाधिक अभिलेखीय मोहर कहां से मिली? हड़प्पा। अगर आपसे पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र अभिलेखीय साक्ष्य क्या है? क्या है? क्या है? मोहर। शाबाश, लिखो अभी से आप लिखो।
लिखो सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थलों में, सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थलों में सर्वाधिक मोहर, सर्वाधिक मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, जबकि सर्वाधिक अभिलेखीय मोहर, जबकि सर्वाधिक अभिलेखीय मोहर हड़प्पा से प्राप्त हुई, हड़प्पा से प्राप्त हुई। ठीक है, ये हो गया अपने मोहरों से संबंधित बातें। अब शिल्प कला में अगली चीज लिखो मूर्ति कला। लिखो मूर्ति कला, मूर्ति कला। देखो मूर्ति कला में भी हमें 2-3 डाटा याद करने हैं। पहला लिखो आप मूर्ति कला में, पहली लिखो आप तांबे से निर्मित, निर्मित बैल की मूर्ति, तांबे से निर्मित बैल की मूर्ति कालीबंगा से प्राप्त हुई, जिसे जिसे सिंधु घाटी सभ्यता की श्रेष्ठ धातु कलाकृति, धातु कलाकृति माना जाता है, माना जाता है। लिखो शंख से निर्मित, शंख से निर्मित बैल लोथल से प्राप्त हुआ, लोथल से प्राप्त हुआ। लिखो कांसे से निर्मित, कांसे से निर्मित नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। लिखो तांबे का कुत्ता, तांबे का कुत्ता लोथल से प्राप्त हुआ, लोथल से प्राप्त हुआ। ये कुछ मूर्तियां हैं जो विशेषता मिली है। कहां से मिली है? कहां से मिली है? सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत विभिन्न स्थानों से मिली है। मूर्ति कला के बाद अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में। किसके बारे में? लिपि के बारे में। तो आप लिखो ज्ञान विज्ञान, एक टॉपिक लिखो ज्ञान विज्ञान। इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यताओं का में रहने वाले लोगों की टोटल कॉमन सेंस को समझेंगे कि इनमें कितना ज्ञान था और ये किस किस विज्ञान को समझते थे।
ठीक है, तो पहला लिखो आप लिपि। पहला लिखो आप लिपि। देखो ये लिपि जो है मैंने आपको बताया था, इसे पढ़ा नहीं जा सका, अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। कौन सी लिपि को? जो कहां प्राप्त हुई है? कहां प्राप्त हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता। चूंकि ये लिपि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई है, इसलिए इसको कहा जाता है सैंधव लिपि। क्या कहा जाता है? सैंधव लिपि। लिखो, सिंधु सभ्यता की लिपि को सैंधव लिपि कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को की लिपि को सैंधव लिपि कहा जाता है। इस लिपि की दो विशेषताएं हैं। कितनी विशेषताएं हैं? दो। एक तो ये लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। किधर से लिखी जाती थी? किधर से? ध्यान से सुनो, ये मेरा दायां है, ये मेरा बायां है, ठीक है? सुनो तो सही, मेरा ही समझ लो आप तो। ये मेरा दायां हुआ और ये मेरा क्या हुआ? बायां। तो हम जो लिपि लिखते हैं ना, वो दाएं से बाईं ओर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं हम? दाएं से बाईं ओर, ठीक है? आप अपने दायां हाथ कौन सा आपका? ठीक है, हाँ, बाएं से दाईं ओर। कहां से? ये बायां, ये दायां, ठीक है, वेरी गुड। ये तो मेरा हाथ कौन सा है? बायां। और ये हाथ कौन सा है? दायां। तो यहां से लिखूंगा मैं, इधर से बाएं से लिखूंगा, किधर की ओर? दाएं की ओर, ठीक है? हम जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? बाएं से दाईं ओर। और सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है दाएं से बाईं ओर, यानी दाएं इधर से लिखना चालू करते थे वो, इस तरह से। अब बात यह आती है कि इसे हम पढ़ ही नहीं सके। क्या नहीं कर सके? पढ़ नहीं सके। तो पढ़ नहीं सके तो पता कैसे चला ये इधर से इधर लिखी गई है? तो मैंने आपको बताया था सिंधु सभ्यता के जितने भी अभिलेखीय साक्ष्य मिले हैं ना, वो मोहरों से मिले हैं। किससे मिले हैं? मोहरों से। जब दाईं ओर के अक्षर है ना, वे तो थोड़े बड़े बड़े मिले हैं, और जो जो अक्षर बाईं ओर बढ़ते हैं ना, तो उन अक्षरों के बीच का गैप कम हो जाता है। इस आधार पर अंदाजा लगाया गया ये लिपि कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाईं ओर। और दूसरी विशेषता है इसकी भावनात्मक। कैसी लिपि है ये? भावनात्मक। इसमें चित्रों का प्रयोग भी हुआ है। काई का हुआ है? चित्रों का। बोस्टोफेदन कहते हैं ऐसी लिपि को। क्या कहते हैं? बोस्टोफेदन कहते हैं ऐसी लिपि को, जो कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाईं ओर। लिपि कैसी है? भावनात्मक, क्योंकि इनमें किसका प्रयोग हुआ है? चित्रों का भी। आप कहोगे भाई भावनात्मक कैसी लिपि होती है? तो वर्तमान में जैसे फोन वगैरह में ये लिपि है, आपको किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया और आपने ये सिंबल भेज दिया, ये भेज दिया आपने, तो इसका अपना एक महत्व है या नहीं? और आपको मैंने या किसी ने आपको कोई मैसेज भेजा और आपने यूं गाड़ा भेज दिया मैसेज, तो इसका भी कोई अर्थ है या नहीं? तो ये भावनात्मक लिपि तो है। कैसी लिपि है ये? भावनात्मक। लिखो, पहली बात तो लिखो, सिंधु सभ्यता की लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जैसे वर्तमान में उर्दू लिखी जाती है, दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ऐसी लिपि को बोस्ट्रोफेदन लिपि कहा जाता है। बोस्ट्रोफेदन लिपि कहा जाता है। लिपि कहा जाता है। नेक्स्ट लिखो,
इस लिपि में चित्रों का प्रयोग भी हुआ, चित्रों का प्रयोग भी हुआ, अतः यह एक भावनात्मक, यह एक भावनात्मक लिपि मानी जाती है। लिपि मानी जाती है, ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। अब देखो इस लिपि में सबसे ज्यादा जो अक्षर मिला है ना वो तो यू जैसा मिला है, अंग्रेजी के यू जैसा, और सबसे ज्यादा जो चित्र मिला है ना वो मछली का मिला है। किसका मिला है? मछली का। चित्रण में सबसे ज्यादा चित्र तो मछली के। वैसे इसके अक्षर रिपीट नहीं हुए, इनकी काउंटिंग अब तक भी जारी है। 250 से 400 माने जाते हैं इसके अक्षर। कोई 250 मानता है, कोई 400 मानता है, 400 तक के बीच में मानते हैं सारे विद्वान। किसमें अक्षर? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में। इसीलिए तो इसे पढ़ा नहीं जा सका, ये रिपीट नहीं हुई। एक जगह जो लिखा हुआ मिल गया ना वो दूसरी जगह मिला ही नहीं वैसे अक्षर। अतः एक विद्वान हुआ है जिसका नाम है फतेह सिंह, वो तो ये कहता है कि ये 4 लिपियां काम में लेते थे। कितनी लिपियां? 4। वो एक अलग बात है, वो अपन डीप जाए तो बात करें उसके बारे में। फिलहाल ध्यान रखना कितने से कितने तक अक्षर है इसमें? 250 से 400। सबसे ज्यादा जो अक्षर बना है वो अंग्रेजी के कैपिटल यू जैसा है, और सबसे ज्यादा जो चित्र मिले हैं वो कैसे हैं? मछली जैसे। लिखो, लिखो अक्षरों में सर्वाधिक अक्षर अंग्रेजी के यू जैसा। अंग्रेजी के यू जैसा मिला है। लिखो चित्रों में सर्वाधिक चित्र मछली के मिले हैं, मछली के मिले हैं। लिखो इस लिपि में 250 से 400 अक्षर माने गए हैं। 250 से 400 अक्षर माने गए हैं। अब बताओ क्या ये लिपि पढ़ी जा सकी है कि नहीं पढ़ी जा सकी? नहीं पढ़ी जा सकी। तो पढ़ी नहीं जा सकी कब? जब कोई ने पढ़ने का प्रयास किया होगा तभी तो तभी तो हमने माना नहीं पढ़ी। समय समय पर कई लोगों ने इसको पढ़ने की कोशिश की है। सबसे पहले 1925 में जिस व्यक्ति ने इस लिपि को पढ़ने की कोशिश की उसका नाम है वेंडेल। क्या नाम है? वेंडेल। सबसे पहले जिसने पढ़ने की कोशिश करी वो कौन है भाई? वेंडेल। इसके बाद जीसी गैड ने भी, सीजे गैड सॉरी, गैड ने भी इसको पढ़ने की कोशिश करी। आगे चलकर इसे प्राणनाथ ने पढ़ने की कोशिश करी, फतेह सिंह ने पढ़ने की कोशिश करी, लेकिन सभी फेल हो गए। किसको पढ़ने में? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने में, क्योंकि अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं मिली कहीं पर भी। एक अक्षर जहां लिखांक आ गया ना वैसा अक्षर मिलना बहुत मुश्किल हो गया। सर्वाधिक तो कैसा अक्षर है? यू जैसा, और सर्वाधिक चित्र मछली जैसे। चित्रों के कारण ही तो हम इसको भावनात्मक बताते हैं। क्या बताते हैं? भावनात्मक। कम से कम आप शुरू का तो याद ही रखो, सर्वप्रथम किसने पढ़ने की कोशिश करी? लिखो इस लिपि को सर्वप्रथम 1925 में
वेंडेल द्वारा पढ़ने का प्रयास किया गया। पढ़ने का प्रयास किया गया। लिखें, इस लिपि को पढ़ने का अंतिम प्रयास डॉक्टर कंगाली ने किया। तो कौन सी लिपि के बारे में हम सीखे ये सारी बातें? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में। लिपि के बाद आप लिखो मापतोल। हम ज्ञान विज्ञान पढ़ रहे हैं, इनकी ध्यान रखना। मापतोल लिखिए, मापतोल। भाई सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मापन विधि और तोलन विधि से भी परिचित थे या नहीं थे? अब इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो दोनों से ही ये लोग परिचित थे, ये फाइनल है। सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर की कुछ आकृतियां मिली, जैसे एक पत्थर इतना बड़ा मिला, तो इतने बड़े बहुत सारे पत्थर मिले लगभग सब जगह। फिर मान लो एक कोई पत्थर की साइज ऐसी थी, तो ऐसे भी बहुत सारे पत्थर मिले। ऐसे अलग अलग साइजों के अलग अलग पत्थर मिले। तो विद्वानों ने साइज के हिसाब से सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया। ठीक है। जब इनको तोला न, तो ये पाया गया कि जो जितना बड़ा पत्थर है न, उसके बराबर के सभी पत्थरों का वजन एक है। समझना इस बात को आप। सभी पत्थरों का वजन क्या है? एक। जैसे इस साइज के जितने भी पत्थर मिले सबका एक ही वजन है, इस साइज के मिले सबका एक वजन है। जो ये वजन है ना, जो ये वजन है वो 16 या उसके गुणज के आधार पर बढ़ रहा है और घट रहा है। किसके आधार पर? 16 आने का ही तो एक तोला होता है। 16 आना सच्ची बात। 16 हमारे प्राचीन भारत की मापन की क्या है? विधि, वो है आधार। 16 या 16 के गुणज के आधार पर, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64, इस तरह बढ़ रही है इसका अनुपात। तब यह कन्फर्म कर लिया गया कि ये क्या थे? बांट। क्या थे ये? बांट। अगर और किसी काम के होते तो वजन में फर्क आ सकता था ना। कई पत्थरों की साइज वजन कम होता है, कई में ज्यादा होता है। ठीक, तो साइज में फर्क आ जाता है या वजन में फर्क आता था। एग्जैक्ट मिले तो ये कन्फर्म हो गया बांट। लेकिन ध्यान रखना, तराजू का साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो से। कहीं का मिला है? तराजू का और कहीं नहीं मिला। तराजू का जो साक्ष्य मिला है ना, वो मोहनजोदड़ो से मिला है। वो तराजू पता है कहीं की बनी हुई है? हाथी के कपाल खंड की। कहीं की बनी हुई है? हाथी का। ये ऐसे काट लो तो एक प्याला सा बन गया ना। इस प्याले में 3 छेद मिले हैं, और तुम्हें पता हो तो पहले की ताखड़ियों में 3-3 ही तो छेद होते थे ना, बट इस तरह उठा के तोलते हैं उसमें से। हालांकि डंडा वंडा नहीं मिला, कोई रस्सी वस्सी बंधी नहीं मिली, वो 3 छेद ही पर्याप्त है। आपने नहीं बनाई क्या कभी डीबसों की ताकड़ियां बचपन में? तो कितने छेद करते थे? 3 ही तो करते थे उसमें। तो हाथी के कपाल खंड से निर्मित तराजू के साक्ष्य कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। अब इसे याद रखना, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, मिले हैं तभी तो अंदाजा लगाना कि ऐसा होता होगा यहां पे। तो आप लिखो, सिंधु सभ्यता के लोग तोलन विधि के जानकार थे। तोलन विधि से परिचित थे। तोलन विधि से परिचित थे।
लिखो यहां से प्राप्त बांट, यहां से प्राप्त बांट 16 या उसके गुणज, कोष्टक में लिख लो 2 4 6 8 16 32 64 के अनुपात पर आधारित थे, के अनुपात पर आधारित मिले। अब बताओ तराजू कहां से मिली है? अभी बताइए, ध्यान रखना, कहां से मिली है? वो तराजू कहां से निर्मित है? हाथी के कपाल खंड। आप लगाओ, अपने हाथ लगाओ, देखो ये कटोरी सी मिलेगी आपको भी, लगा लो। है पर छोटी है यार, राबड़ी भी पूरी नहीं माए इसमें, 2 बार लेनी पड़े पिए तो। है अब हाथी की देखो कितनी बड़ी होती होगी, अंदाजा लगाओ। तो ऐसे बड़े बड़े हाथी की हड्डी के वो मिले हैं पलड़े। इसे आप नोट में लिखो, नोट लिखो, और नोट में लिखो हाथी के कपाल खंड से निर्मित तराजू, हाथी के कपाल खंड से निर्मित तराजू के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले, मोहनजोदड़ो से मिले। तो ये कन्फर्म हो गया, ये लोग तोलने में भरोसा करते थे। ठीक है, अब आ जाओ मापन पे। किस पे आ जाओ? मापन पे। तो देखो ध्यान से सुनो, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा से तो मिट्टी, कालीबंगा से तो मिट्टी, शंख से निर्मित लोथल, शंख से निर्मित लोथल, कांसे से निर्मित हड़प्पा, कांसे से निर्मित कहां? हड़प्पा, और सेल खड़ी पत्थर, सेल खड़ी पत्थर से निर्मित मोहनजोदड़ो। क्या मिला? ऐसी लंबी लंबी आकृतियां मिली, ऐसी। कालीबंगा से तो मिट्टी की छड़ मिली है, छड़नुमा आकृति मिली है। शंख से निर्मित आकृति कहां से मिली है? लोथल से। और कांसे से निर्मित आकृति कहां से मिली है? हड़प्पा से। और सेल खड़ी पत्थर से निर्मित कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। ऐसी छड़नुमा आकृति मिली, इनमें लाइनें हैं बीच बीच में, ऐसे कहीं कहीं पर दिखती है, कहीं कहीं पर नहीं दिखती, लेकिन मोटे तौर पर यह देखा गया कि इनके ये एक लाइन से दूसरे लाइन की जो दूरी है ना, ये बराबर मिली है सब में। क्या मिली है? बराबर। भाई वो अपनी तरह मीटर सेंटीमीटर को नहीं समझते होंगे, उन्होंने अपना लगा रखा था कोई सिस्टम। ये दोनों लाइनों के बीच की दूरी समान मिल गई ना, तो ये मान लिया कि ये थे पैमाने, स्केल थे, ये फुटे थे, ये जिनसे चीजों को मापा जाता था। अब बताओ मिट्टी का पैमाना तो कहां से मिला? और शंख से निर्मित लोथल, और कांसे से निर्मित हड़प्पा, और सेल कड़ी पत्थर से मोहनजोदड़ो। लिखो, लिखो सिंधु सभ्यता के लोग मापन विधि से भी परिचित थे, मापन विधि से भी परिचित थे, लिखो मिट्टी का पैमाना कालीबंगा,
मिट्टी का पैमाना कालीबंगा, शंख या सीप से निर्मित लोथल, कांसे का पैमाना लिखो हड़प्पा, और सेल खड़ी पत्थर का पैमाना लिखो मोहनजोदड़ो। से प्राप्त हुआ, से प्राप्त हुआ, ठीक है, ये हमें याद रखना था। अब लिखो धातु ज्ञान। कोई ज्यादा मैटर नहीं था, कांसे का पैमाना हड़प्पा लिख लो और सेल खड़ी पत्थर का लिख लो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। ठीक है भाई। अब लिखो धातु ज्ञान। धातु ज्ञान, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके मेटल के बारे में कि कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो देखो ध्यान से सुनो। पहली बात तो ये लोग एक तो सोना से परिचित थे। कहां से परिचित थे? सोना। ये चांदी से भी परिचित थे। चांदी का सबसे पहला प्रयोग सिंधु वासियों ने किया था। कौन से धातु का प्रयोग सबसे पहले सिंधु वासियों ने ही किया? तो कौन सा है? चांदी। या यूं समझ लो, चांदी के अवशेष हमको सबसे पहले कहां से मिलना शुरू हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से। ये लोग तांबे को भी जानते थे। किसको जानते थे? तांबा। ये तो बहुत अल्प मात्रा में मिलते हैं, ये धातु बहुत मुलायम है, इसलिए ये इनकी महत्वता को नहीं समझते थे। इन्होंने तो कैच किया किसको? तांबे को। उस समय क्या सोना क्या चांदी, जो उपयोग में आवे वो है काम की चीज। लेकिन चांदी का सबसे पहला प्रयोग हमें कहां से प्राप्त हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता से। एक तो प्रश्न ये ध्यान रखना, ऑल ओवर में सीख लो। एक तो सोने को परिचित थे, एक ये चांदी से परिचित थे, और फिर किससे परिचित थे? तांबे से। तांबा भी अपेक्षाकृत सोना और चांदी से तो कठोर होता ही होता है तांबा। जो जितना मुलायम है उसकी उतनी कीमत है, सीधी सी बात है। तो तांबा ये उपयोग में लिया करते थे, लेकिन तांबा भी तो मूलतः एक मुलायमी धातु है। तो इन्होंने तांबे को कठोर करने के लिए इसमें मिलाई टिन। क्या मिलाई? टिन। और एक नया मिश्रित धातु तैयार किया जिसका नाम था कांसा। क्या नाम था? कांसा। अपने भी कांसे की थाड़ी वगैरह पुरानी आपके मिल जाएगी, ठीक है। कांसा सबसे पहले किन्होंने बनाया? सिंधुवासियों ने। तो बताओ, सिंधुवासियों को धातु ज्ञान में सबसे उत्कृष्ट चीज है मिश्रित धातु बनाना। सबसे जोरदार इनका विज्ञान क्या है? ये क्या सीख गए थे? मिश्रित धातु बनाना सीख गए थे। उसका प्रमाण है हमारे पास में क्या? कांसा। ठीक है। तो कौन कौन से धातु जानते थे ये? सोना, चांदी, तांबा, टिन, कांसा, इनसे परिचित थे। लेकिन ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता में आज तक लोहे का कोई साक्ष्य नहीं मिला। किसका साक्ष्य नहीं मिला? लोहे का। तो निम्न में से सिंधुवासी कौन से धातु से अपरिचित थे? लोहा। ठीक है, लिखो धातु ज्ञान में लिखो। लिखो सिंधुवासी मूलतः सोना, चांदी, तांबा, टिन से परिचित थे। से परिचित थे।
इसमें आप लिखो, नेक्स्ट लिखो सिंधुवासी सोना कर्नाटक से, सिंधुवासी सोना कर्नाटक से, चांदी अफगानिस्तान व ईरान, ईरान, तांबा राजस्थान, तांबा राजस्थान, टिन अफगानिस्तान, से प्राप्त करते थे, से प्राप्त करते थे, से प्राप्त करते थे। और कांसा कहां से प्राप्त करते थे बताओ? खुद ही बना लेते थे ना वो कांसे को, तो प्राप्त करने की जरूरत ही कहां थी। ठीक है, लिखो सिंधुवासियों ने तांबे व टिन को मिलाकर तांबे व टिन को मिलाकर कांसा नामक मिश्रित धातु बना लिया था, मिश्रित धातु बना लिया था। लिखो धातु की परत छड़ाना, धातु की परत छड़ाना व मिश्रित धातु का ज्ञान, व मिश्रित धातु का ज्ञान सिंधु सभ्यता की प्रमुख देन है। प्रमुख देन है। इसमें आगे लिखो, एक और नोट लिखो, इसमें लिखो चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में मिलता है। चांदी का सर्वप्रथम उपयोग या प्रयोग जो भी आप लिखें सिंधु सभ्यता से मिलता है, सिंधु सभ्यता से मिलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं बताई मैंने आपको, और विशेषताओं के माध्यम से मैंने काम की चीज कहां कहां से मिली ये सब आपको लिखा दिया। मूलतः तो यही पढ़ाई है सिंधु घाटी सभ्यता की। अब बचे क्या? प्रमुख सभ्यता स्थल। क्या बचे? प्रमुख सभ्यता स्थल। तो देखो यूं तो सिंधु घाटी सभ्यता में अब तक 2800 स्थान खोदे जा चुके हैं। कितने भाई? 2800, जिनमें सर्वाधिक मिले हैं भारत में। कहां मिले हैं? भारत में। 2800 तो वो हैं जो या तो खोद लिए गए हैं या उन्हें चिन्हित कर दिया गया है कि भाई यहां से अगर खुदाई करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिलेंगे। इनमें से 1400 खोद लिए गए हैं, जिनमें से 917 अकेले भारत में है। इसीलिए मैंने आपको क्या कहा, सर्वाधिक सभ्यता स्थल कहां से प्राप्त हुए हैं? भारत से। कौन सी सभ्यता के? कौन सी सभ्यता के? सिंधु घाटी सभ्यता के। 7 नगर प्रमुख ऐसे हैं जो परिपक्व काल के माने जाते हैं। कितने? 7। केवली कितने नगर? 7 प्रमुख परिपक्व काल के नगर। यहां परिपक्व काल से मेरा तात्पर्य है, जैसे कुछ नगर तो ऐसे मिले जो सिंधु सभ्यता के पहले, जस्ट पहले के थे, उनको हमने कहा प्राक हड़प्पा कालीन। क्या कहा?
प्राक हड़प्पा कालीन, यानी हड़प्पा के जस्ट पहले। कुछ मिले हड़प्पा के जस्ट बाद के पुराने, उनको कहा उत्तर हड़प्पा कालीन। क्या कहा? उत्तर हड़प्पा कालीन। केवल 7 नगर ऐसे हैं जो उस समय के थे जब सिंधु घाटी सभ्यता पूर्ण रूपेण क्या थी? परिपक्व यौवन में थी ये सभ्यता। मैं तो आपको क्या ही पढ़ाऊंगा, 7 नहीं कोई 20 आन पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन 7 पे आपको विशेष फोकस करना है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, सुतकांगेंडोर, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर, ठीक है, लोथल और रंगपुर, बस। इसके अलावा धोलावीरा भी पढ़ेंगे, सुरकोटड़ा भी पढ़ेंगे, बनाउली भी पढ़ेंगे, रोपड़ भी पढ़ेंगे। तो अब आप लिखो सिंधु सभ्यता के प्रमुख सभ्यता स्थल। सिंधु सभ्यता के प्रमुख सभ्यता स्थल, सिंधु सभ्यता के प्रमुख सभ्यता स्थल।